इस राशि का उपयोग शोध और अनुसंधान कार्यों पर किया जाए। उनकी इस अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया उनकी सहधर्मिणी डॉक्टर शांता बानावत अम्मा ने। अम्मा ने अप्रैल 1994 में दयानंद मार्ग तिलक नगर स्थित अपने निवास के पीछे की भूमि इस कार्य के लिए उपयोग में लेने का रखा। भूमि पूजन के साथ ही एक शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की नींव डाली गई। इस संस्थान के भवन के निर्माण का कार्य शुरू ही हुआ था कि 24 मई 1994 को वे भी अपने पति के पद की अनुगामिनी हो गई। उन्होंने जीवन भर तो हर क्षेत्र में अपने पति का साथ दिया। उनके निधन के बाद भी उनसे अलग नहीं रह सकी। अपने पिताश्री एवं मातुश्री के सपनों को साकार करने का दायित्व उनके पुत्रों पर आ गया। बड़े पुत्र डॉक्टर संजीव बानावत स्वयं शिक्षा जगत से जुड़े हैं। उनका पूरा साथ दिया उनके अनुज श्री राजीव। दोनों भाइयों ने संकल्प किया कि अपने अभिभावकों के निधन के बाद भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि जो भी राशि मिले वे इसी प्रोजेक्ट पर खर्च करेंगे। अंततः 13 सितंबर 1994 का वह दिन आया जब बाबूजी के जन्म दिवस पर इस संस्थान का लोकार्पण श्री दवे साहब के आतिथ्य में किया गया। लगभग 7 लाख की राशि से बना यह भव्य संस्थान बानावत दंपत्ति की साधना का जीवंत स्मारक आज शोध छात्रों एवं जिज्ञासु पाठकों के लिए पवित्र स्थल बना हुआ है। लगभग 10,000 पुस्तकें संग्रहित है। इन पुस्तकों में राजस्थानी साहित्य, जैन दर्शन, पत्रकारिता एवं जन संसार सहित बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथ तथा अन्य पुस्तकें हैं जिनमें विभिन्न जैनाचार्यों आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज, आचार्य श्री नानालाल जी महाराज, आचार्य श्री तुलसी आदि का लगभग संपूर्ण साहित्य यहाँ उपलब्ध है। प्रमुख जैन आगमों से संबंधित उपयोगी ग्रंथ यहाँ पढ़ने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य एवं राजस्थानी साहित्य से संबद्ध अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें संस्थान की विशिष्टता है। इसके अलावा लगभग 1000 पुस्तकें मीडिया से जुड़े विशेष कर इस क्षेत्र में नव प्रवेश पत्रकारों एवं शोधार्थियों के लिए काफी उपयोगी है। संस्थान की एक और विशेषता है यहाँ का वाचनालय। संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित प्रमुख जैन पत्रिकाओं के साथ साथ अनेक सामयिक लोकप्रिय पत्रिकाएं भी यहाँ नियमित रूप से मंगाई जाती है। प्रकाशन की योजना तैयार की। इस योजना के तहत प्रथम प्रकाशन के रूप में डॉक्टर नरेंद्र भानावत की कृति धर्म, समाज एवं संस्कृति प्रकाशित की गई, जिसे अखिल भारतीय साधुवादी जैन संघ ने प्रदीप कुमार रामपुरिया पुरस्कार के लिए पुरस्कृत किया। ट्रस्ट की ओर से शीघ्र ही डॉक्टर भानावत के राजस्थानी दोहों का संकलन भी प्रकाशित करने की योजना है। ट्रस्ट की ओर से समय समय पर साहित्यिक एवं अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाती रही हैं। लगभग 1 वर्ष तक द एडवर्टाइजिंग क्लब जयपुर की मासिक गोष्ठियों में दिए जाने वाले विशेष व्याख्यान ट्रस्ट के सभागार में आयोजित हुए। नरेंद्र भानावत चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जीसी सप्ताह के दौरान प्रभावी भाषण कला पर एक व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम भी यहाँ संपन्न हुआ। जनवरी 1995 को जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेले के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से बाल साहित्य, शिक्षा एवं संस्कार विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस प्रकार ट्रस्ट की ओर से अनेक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे समाज में वैचारिक चेतना का प्रसार हो सके। संस्थान को प्रारंभ से ही विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं का सहयोग मिला है। संस्थान को अब तक लोक साहित्य के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर सत्येंद्र तथा शिक्षाविद श्री सौभाग्यवल श्रीमाल के परिजनों ने उनकी संपूर्ण पुस्तकों का संग्रह भेंट किया है। इसी प्रकार राजस्थान पत्रिका के प्रबंध निदेशक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने पत्रिका के पुस्तकालय के महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ उपहार स्वरूप दिए हैं। साहित्यकार डॉक्टर मनोज प्रभाकर, जो मंच पर विराजित हैं, ने कविता प्रभाकर मेमोरियल ट्रस्ट की अनेक दुर्लभ साहित्यिक कृतियां भेंट स्वरूप इस संस्थान को दी हैं। राजस्थान साहित्यिक अकादमी जयपुर ने
संपूर्ण प्रकाशित पुस्तकों का सेट संस्थान को निःशुल्क भिजवाया है। विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र में पत्रकारिता एवं जनसंचार के 1 वर्षीय स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में छात्राओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को डॉक्टर शांता भानावत स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान करने के ट्रस्ट के प्रस्ताव को राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार डॉक्टर शांता भानावत की स्मृति में श्री वीर बालिका कॉलेज तथा स्कूल में जरूरतमंद छात्राओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति देने की योजना ट्रस्ट की ओर से प्रारंभ की गई है। भविष्य में भानावत दंपत्ति की स्मृति में व्याख्यानमालाओं के आयोजन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर नरेंद्र भानावत की स्मृति में जयपुर स्थित भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान में ग्रामीण प्रबंध में डिप्लोमा कार्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्वर्ण पदक प्रदान करने की घोषणा के अंतर्गत संस्थान की छात्रा सुश्री ज्योति आचार्य को डॉक्टर नरेंद्र भानावत स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ट्रस्ट की इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कई व्यक्ति लाभान्वित होकर समाज सेवा के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान दे रहे हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों को और अधिक रूप में उन्नयन एवं विकास करें, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। सारे सभी अतिथिगण एवं विद्यार्थी बंधु माताओं देह छटा जेनी दशा वर्ते देहाती ये ज्ञानीना चरण मां हो बंधन अग्नि। डॉक्टर नरेंद्र भानावत एवं श्रीमती शांता भानावत के प्रति श्रद्धांजलि नमन के लोकार्पण समारोह के आयोजन पर भाई श्री महेंद्र भानावत एवं संजीव भानावत राजीव भानावत ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए उनका बड़ा आभार है। इस अवसर पर मैं कुछ विशेष तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं कोई विद्वान तो नहीं हूँ, परंतु अपने भाव अवश्य प्रकट करना चाहता हूँ। स्वर्गीय डॉक्टर भानावत श्रीमती भानावत से कुछ राजनीति से काफी संबंध रहे हैं। इसी से मुझको भी उन्हें निकट रूप से जानने और पहचानने का अच्छा सुयोग मिला है। श्रीमती भानावत जी का वीर बालिका कॉलेज को उच्च शिखर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि आज प्राइवेट संस्थाओं में वीर बालिका कॉलेज सबसे सर्वप्रथम स्थान पर है, जिसमें छात्राओं की संख्या ये सबसे अधिक है। हम व समाज इसके लिए उनके ऋणी रहेंगे। डॉक्टर भानावत से जब मैं अंतिम समय में मिलने जाता था तो मुझको ये मालूम था कि उनके कैंसर जैसी बीमारी है, क्योंकि जिन्होंने साहित्य ग्रहण किया वो हम सब लोगों के लिए एक उपदेश है। कष्ट को कष्ट नहीं मानकर जिन्होंने जीवन की साधना व अंतिम यात्रा तय की, उसके लिए अत्यंत सम्मानीय रहेंगे। अंत में मैं बहुत विशेष बात का उल्लेख करना चाहूँगा। दान को बहुत व्यक्ति देते हैं, परंतु माता पिता के मनोप्राण उनके पुत्र वधू एवं पुत्री ने माता पिता के भरण धन की राशि को अपने खास से मिलाकर जो दान दी, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर नारायण भानावत ट्रस्ट इसी योगदान की परिणति है। इस प्रसंग के संदर्भ में श्री वीर बालिका शिशु परिवार से मेरा एक सुझाव है कि समर्पण भाव एवं सेवा भावना से स्वर्गीय श्रीमती भानावत एवं श्रीमती प्रकाश सिन्हा ने विकास कार्य और कई दिशा में अनुभव कार्य किया, आप लोग इसका अनुसरण करें। अंत में मैं स्वर्गीय डॉक्टर भानावत एवं उनकी पत्नी श्रीमती शांता भानावत को प्रति अपने भाव व्यक्त करता हूँ। मंच पर विराजित शीर्षक एवं प्रज्ञाशील चिंतक बहनों और भाइयों, आज हम डॉक्टर भानावत साहब के और श्रीमती शांता भानावत के आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु और नमन जो ग्रंथ तैयार हुआ उसके विमोचन हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं some people are born great, some become great and some are made great। हमारे भानावत साहब इस दूसरी श्रेणी में आते हैं, some become great। भानावत साहब का जन्म कानौड़ में हुआ और उनकी शादी छोटी सादड़ी में हुई। उनका शिक्षण छोटी सादड़ी में, कुचेरा में और बीकानेर में सेठिया पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में हुआ। उसके लक्षण पालने में दिखते हैं। इसी प्रकार भानावत साहब का जो बीकानेर में अध्ययन हुआ वह अपने आप में मेधावी था और आपकी मेधावृत्ति की छाप वहाँ पर बहुत पड़ी। सेठिया परिवार आपके अध्ययन से
और आपकी गतिविधियों से बहुत ही प्रभावित हुआ। आपका सबसे पहला जो सेवा हुई वह बूंदी में आपका सेवा काल प्रारंभ हुआ। वहाँ पर आप आचार्य श्रीमन जी महाराज साहब के संपर्क में आए और उन्होंने कहा आप जैसे विद्वान यहाँ कहाँ, आपको तो जयपुर में रहना चाहिए। तो भानावत साहब ने कहा मैंने इसके लिए एप्लीकेशन दे रखी है, तो बोले आप जैसे व्यक्तियों के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। और फलस्वरूप उनका जयपुर में ट्रांसफर हुआ और जयपुर में ट्रांसफर होने के साथ साथ ही वे यहाँ पर संघ से जुड़े, समाज से जुड़े और धर्म से जुड़े। आपके जुड़े रहने से सभी लोगों से संपर्क हुआ। आज जैन समाज में विद्वानों की बहुत कमी है, लेकिन जैन विद्वान जो भी होते हैं, अन्य विद्वान जो भी होते हैं, उनमें आप देखेंगे जो शीर्षस्थ होते हैं उनमें अभिमान रहता है, उनमें पांडित्य की अपनी छाप प्रभावित करने की भावना रहती है और वे अपना स्थान ऊंचा समझते हैं। लेकिन हमारे भानावत साहब में बहुत ही विशेषता थी, वे अनाग्रही थे, उन्हें अभिमान बिल्कुल छू भी नहीं गया था और बिल्कुल साफ प्रवृत्ति थी। उनके साथ जब साधु मार्ग संघ में साहित्य प्रकाशन का कार्य मेरे जिम्मे आया तब मेरा उनसे काफी संपर्क रहा और जब भी हम जाते आचार्य श्री की सेवा में साहित्य की परामर्श के लिए तो आप जाते तो वहाँ पर बिल्कुल सरलता से हम जैसे एक ही परिवार के लोग जाते हैं उसी प्रकार से आप जाते थे और बिल्कुल आप में ये नहीं था कि इतना बड़ा विद्वान हूँ, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सरल चेता थे। और आपकी एक बात बताऊं कि आपके पारिवारिक जीवन में जब से शांता भानावत जी ने प्रवेश किया तो आपने बच्चों के होने के पश्चात भी उनको समय समय पर अध्ययन करा करके और उन्हें एमए करवाया और एमए करा करके फिर सौभाग्य जी श्री श्री महाराज से आपका संपर्क हुआ तो श्री श्री महाराज जी ने कहा कि भानावत जी आप इन्हें यूनिवर्सिटी में भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर समाज सेवा जो वीर बालिका में होगी वह वहाँ नहीं मिलेगी। आपको निर्लोभी थे तो आपने उनकी बात मानी और इसी प्रकार शांता भानावत जी ने 20 वर्ष तक यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर वीर बालिका में कार्य किया। आचार्य श्री अष्टमजी महाराज साहब का भी संकेत था, एक विद्वत परिषद की स्थापना की गई और आपने हर साल या 2 साल में एक विद्वत परिषद का आयोजन होता था। सभी विद्वानों को आप एकत्रित करते थे। विद्वानों का एक मंच पर एकत्रित होकर के कार्य करना एक दुश्वार कार्य है, लेकिन आप में यह खूबी थी, सब विद्वानों को आप एकत्रित कर लेते थे। और इसी प्रकार वहाँ पर साधु मार्ग संघ में भी विद्वत परिषद हुई, वहाँ पर भी सब विद्वान एकत्रित होकर के उन्होंने जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो कार्य किया, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई और इतना अच्छा उद्बोधन दिए, वह सब आज उनकी स्मृति नहीं रही है, लेकिन वे सब कार्य रूप में भी परिणित हुए हैं। आपको आचार्य श्रीमंजी महाराज साहब ने संकेत किया, विद्वान लोग उपदेश बहुत देते हैं लेकिन जीवन में उसका आचरण नहीं होता है। जब तक जीवन में विद्वान लोग ही आचरण नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो आप सब विद्वानों ने वहाँ पर रात्रि भोजन के क्या किए, भानावत साहब ने भी रात्रि भोजन के कुछ राशि रख करके दूध के अलावा क्या किए। ये देखिए कि विद्वान लोग कितने सरल होते हैं, लेकिन उनको कोई उन पर प्रभाव से कोई बात कहे तो उसको हृदयंगम भी करते हैं। आज हमारे यहाँ तो विद्वानों में कथनी और करनी एक होनी चाहिए, वह भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। भानावत साहब ने समाज उपयोगी कार्य बहुत किए और सब जगह उनको इतना अनाग्रही थे कि उनका किसी बात के लिए आग्रह नहीं था। आप कोई भी बात उन्हें कहें तो तटस्थ भाव से उसको सुनेंगे और वो करने योग्य होगी तो उस बात को करेंगे, नहीं क्षमा मांग लेंगे। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक आचार्य के ऊपर एक स्मृति ग्रंथ लिखा गया, अंतर्पद के यात्री। उसमें डॉक्टर कोठारी साहब, दौलत सिंह साहब कोठारी की प्रस्तावना लिखी हुई थी। लेखक महोदय ये चाहते थे कि इसमें जो प्राकथन कोठारी साहब का है उसके साथ द्विवेदी जी के भी प्रस्तावना जुड़े। भानावत साहब ने कहा कि डॉक्टर कोठारी साहब के आगे इसका कोई मूल्य नहीं रहता, लेकिन उनका आग्रह बहुत था तो आचार्य श्री ने व्यवस्था दी का इसको लगा दिया जाए। मेरा उनका संपर्क बहुत था, मैंने मन में सोचा कि यह लगवा रहे ठीक है, लगेगी, लेकिन फिर भानावत साहब के इतने विद्वान है, इन्होंने जो बात कही उसके विपरीत इनके मन में इसका सामने शो पाया है या नहीं, ये कोई विचार नहीं करें।
तो मैंने उनसे कहा कि संतों की बात आप कोई विचार नहीं करें। तो उन्होंने कहा मुझे किसी बात का विचार ही नहीं है, मैं तो जो अपनी बात का अनुचित आग्रह रखते हैं उन्हें मैं दया का पात्र समझता हूँ। देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि अपने को उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बात नहीं रही या मैं जो कहता हूँ वह ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वह समन्वय करने वाले थे। वे जानते थे कि कभी किसी व्यक्ति का कोई आग्रह हो तो उसका भी हमें समन्वय करना है। वे एक महान पाठक, महान साधक थे और साधना में उन्होंने अपने आप को इतना रमाया कि अंतिम समय जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरे जो कैंसर की तकलीफ हुई है वह भयंकर तकलीफ है, उसमें वेदना बहुत होती है, हम मिलने जाते तब उनसे पूछते आपका क्या कार्यक्रम रहता है। वे कहते कि रात्रि में जब मेरी नींद उड़ जाती है, वेदना रहती है, तो उस वक्त मैं लिखने बैठ जाता हूँ। और उन्होंने ऐसा एक ग्रंथ तैयार किया अंतिम टाइम में, जिसके लिए भी आपको बताया गया कि रामप्रिया स्मृति पुरस्कार जो दिया गया है वह उसके सम्मान में दिया गया है। उनकी लेखनी बहुत ही अद्भुत थी और उसके साथ साथ ही वक्ता भी बहुत स्पष्ट वक्ता थे और सब नैतिक जीवन के मूल्यों को उसमें समाहित करते थे। उनके जीवन में कोई भी कुव्यसन घर नहीं कर गया था और उसके साथ साथ ही उन्होंने अपने परिवार को भी सेवा के लिए तैयार किया। आज उनके पुत्र संजय भानावत जी, राजीव भानावत जी और उनकी पुत्री तीनों ही शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि इन्होंने जो ट्रस्ट की स्थापना की है वह ट्रस्ट की स्थापना जहाँ पर सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल और साधु मार्ग जनसंघ द्वारा उनका सम्मान किया गया। उस राशि में भी अपनी तरफ से राशि मिला करके और अब बहुत ही राशि इस ट्रस्ट में अर्पित करके और वे एक महान कार्य कर रहे हैं। धन्य ऐसा भानावत परिवार जो जिन्होंने आज अपने आप को पिता के चरण चिन्हों पर आगे बढ़ा करके और जो राष्ट्र में कार्य कर रहे हैं वह उनका कार्य प्रशंसनीय है। इसके साथ साथ ही अभी मैं जब यहाँ पर बैठा था तो मैंने देखा कि भानावत जी बोल रहे हैं। बोल क्या रहे हैं, उनकी टेप चल रही थी। भानावत जी जब बोल रहे थे तब 1 मिनट की लाइट चली गई। मैंने चिंतन किया कि भानावत जी के जाने से अंधकार हुआ, एक विद्वान की कमी हुई है, वह कमी पूर्ति होना असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। फिर मैंने देखा प्रकाश आ गया। मैंने चिंतन किया कि भानावत साहब जहाँ भी हैं या जाएंगे अपना प्रकाश ही फैलाएंगे। मैं आप सबको डॉक्टर भानावत साहब के और श्रीमती शांता भानावत जी को नमन करता हुआ ये ही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ भानावत परिवार उनके बताए चिन्ह पर चल ही रहा है और जितने आगे बढ़ करके सेवा कर सकेंगे वह आज हमारे भानावत दंपति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परम आदरणीय दवे साहब, राज साहब, चौड़िया जी, बंधु और महेंद्र भानावत जी, आयुष्मान संजीव भानावत, राजीव भानावत, भानावत परिवार के अन्य सदस्य, देवियों और सदस्य, अपने किसी गोलोकवासी मित्र, प्रियजन या आत्मीय के प्रति अपने अंतर्मन की भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर पाना बड़ा कठिन कार्य है। ये कठिनाई और भी बढ़ जाती है जब वह व्यक्ति असाधारण हो, विशिष्ट हो। इस समय जब भानावत दंपति का स्मरण करता हूं तो मैं ऐसी ही मन स्थिति से गुजर रहा हूं। कुछ ऐसा घटित होता है कि मन के बियावानों में स्मृतियों के झंझावात आते हैं। एक के बाद एक घटनाएं और प्रसंग मानस पट पर मंडराने लगते हैं। मुझे याद आता है 4 दशक पहले का वह दिन जब मैं बीकानेर में था। इटालियन विद्वान डॉक्टर पेसिटोरी, लुई पियरे पेसिटोरी की स्मृति में एक आयोजन बीकानेर में किया गया था और वहां भानावत जी के
दर्शन मैंने पहली बार किए थे। उनसे जब साक्षात हुआ तो उनका परिचय ये कहकर कराया गया था कि उन्होंने MA की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह एक छोटी सी मुलाकात 40 साल पहले हुई थी। मेरी और उनकी आयु में कुछ वर्षों का अंतर था। मैं तब तक सेवा धर्म स्वीकार कर चुका था। नरेंद्र भानावत जी कुछ वर्षों बाद बूंदी में महाविद्यालय में प्राध्यापक हो गए हिंदी के। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में आए तो उनसे मेरी जो मैत्री थी वो बराबर बढ़ती रही, पल्लवित होती रही, पुष्पित होती रही। हमारे विशेष रूप से भारतीय जीवन की एक बड़ी, मैं कहूँगा, विडंबना यह है कि व्यक्ति जब हमारे निकट होता है तो हम उसके गुणों का अवमूल्यन कर देते हैं। निकटता व्यक्तित्व के असाधारण गुणों का भी अवमूल्यन करती है। हम अपने जो लोग हैं, अपने आसपास जो असाधारण प्रतिभा संपन्न लोग हैं, अनेक बार उनके गुणों का भी ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाते और वस्तुतः उनके निधन के बाद ही उनका जो कार्य होता है, उनका जो कर्तव्य पीछे रह जाता है, उससे उनके व्यक्तित्व की विशिष्टताओं की परतें खुलती हुई चली जाती है। भानावत जी के जीवन पर दृष्टि निक्षेप करते हैं तो ये लगता है कि उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष के जरिए सफलताओं के सोपान चढ़ते हुए शिखर तक पहुंचने का एक उपक्रम था। उन्होंने गरीबी को नहीं पढ़ा था। गरीबी को, दारिद्र्य को, दैन्य को उन्होंने घर के दर दीवार पर लिखा हुआ देखा था। तो अपने निरंतर संघर्ष द्वारा उन्होंने उस दैन्य पर विजय प्राप्त की थी। बहुत संक्षेप में कहें तो उनका जीवन प्रतिभा और पौरुष का एक मणिकांचन संयोग था। प्रतिभा और पौरुष से ही उन्होंने सफलता के वो शिखर चढ़े जिनसे आज हम सब लोग सुपरिचित हैं। डॉक्टर नरेंद्र भानावत सबसे पहले व्यक्ति के रूप में हम उन्हें देखें तो मैं कहूँगा कि आज के इस हमारे सामाजिक परिवेश में जहाँ चारों ओर छल, छद्म, प्रपंच और पाखंड फैला हुआ है, उन जैसे साधु प्रकृति के लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वे साधु भाव से रहते थे। निरंतर अपना सारस्वत साधना में लगे रहना, स्वाध्याय करना, ये उनका अपना दैनिक, उनकी जो चर्या थी उसका एक अंग था। भानावत जी विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। एक शिक्षक होने के नाते उनका अपने छात्रों पर, अपने विद्यार्थियों पर बड़ा वत्सल भाव था। जो जरूरतमंद छात्र होते, गरीब छात्र होते, पिछड़े परिवारों के छात्र होते, उनके प्रति उनके मन में सहन संवेदनाएं होती थी, क्योंकि भानावत जी ने उस कष्ट को भोगा था। अभावों से आदमी किस तरह आहत होता है, अभावों की उस पीड़ा को वो जानते थे। इसलिए ग्रामीण अंचलों के जो छात्र आते थे और जो साधनहीन होते थे, उनके प्रति उनकी विशेष सहानुभूति होती थी। अब एक समाचार है कि आज इस विद्यालय में अध्यापन हुआ तो ये एक घटना होती है, समाचार होता है। तो भानावत जी जैसे शिक्षक, निष्ठावान शिक्षक, उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य बोध को सर्वोपरि स्थान दिया। वे निरंतर अपना अध्यापन करते थे और जब बहुत अस्वस्थ रहने लगे थे तब तक भी अपने विद्यार्थियों को वो शोध और अनुसंधान संबंधी मार्गदर्शन देने का काम करते ही रहते थे। भानावत जी एक कवि थे। कवि के रूप में उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था, लेकिन उनकी कविता जीवन
के संतरास की बात कम करती थी। उनकी कविता समाज की विकृतियों और विद्रूपों के बारे में बात कम करती थी। वो समाज के उज्ज्वल पक्ष को सामने रखती थी और सामाजिक सरोकारों की कविता उनकी होती थी जो लोक मंगल की भावना से प्रेरित होती थी। उनकी समूची काव्य यात्रा को देखें और उनके कविता संकलनों पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि भानावत जी की जो कविताएं थी वो प्रसाद गुण से संपन्न थी। बड़ी सरल सरल शब्दावली, सहज संप्रेषणीयता उस कविता का गुण था। और सबसे बड़ी बात कि लोक मंगल की भावना, जो साहित्य के लिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव भाव उनके कविता में बहुत अधिक था। कविता तो वे रखते ही रहे, लेकिन यदि हम साहित्य में जिन उदात्त मूल्यों की बात करते हैं, जिस उदात्त चेतना की बात करते हैं, यदि हम उन जीवन मूल्यों को जीते नहीं हैं तो वह साहित्य व्यर्थ है। जो साहित्य जिसको हम जीते नहीं, साहित्य को केवल रखते हैं, उसको हमने पचाया नहीं, उसको जिया नहीं, अपने आचरण में नहीं उतारा, तो वो साहित्य निरर्थक है। मुझे ये कहते हुए सुखद प्रतीति होती है कि भानावत जी ने जिन जीवन मूल्यों का प्रतिपादन किया, जिन जीवन मूल्यों के वे संग्राहक रहे, जिन जीवन मूल्यों की उन्होंने प्रशंसा की और जिनको उन्होंने जीवन में ग्राह्य किया, उन सब जीवन मूल्यों को उन्होंने व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में भी उतारा और उदात्त जीवन मूल्यों को उन्होंने जिया। एक समीक्षक के नाते भानावत जी में एक नीरसील दृष्टि थी। वे किसी भी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त थे। आज तो स्थिति साहित्य में यह है कि पुस्तक प्रकाशित होती है, उससे पहले उसके आयोजनाबद्ध प्रचार की सारी व्यूह रचना कर ली जाती है। कौन उसकी समीक्षा लिखेगा, कौन उस पर चर्चा करवाएगा, कौन उसका पाठक मंच से उस पर विमर्श करवाएगा, ये सारी बातें पूर्व नियोजित होती हैं। पर भानावत जी ने एक तटस्थ व्यक्ति की तरह अपने साहित्य की रचना की। उनकी जो समीक्षक दृष्टि थी वो बड़ी संतुलित दृष्टि थी। वो किसी के प्रति उनके मन में राग द्वेष नहीं था। इसीलिए उनके जो समीक्षा ग्रंथ हैं उनमें एक वस्तुपरक चिंतन दिखाई पड़ता है, एक वस्तुनिष्ठता दिखाई पड़ती है। आप उनकी जो पुस्तक है बेली साहित्य पर जो उनका शोध कार्य है वो मैं समझता हूँ कि बहुत प्रामाणिक दस्तावेज। बेली साहित्य पर या तो एल.पी. कसितोरी ने ही जो अंग्रेजी में उन्होंने जो उसका संपादकीय लिखा था वो इतना विद्वत्तापूर्ण था और उसका जो टेक्स्ट एडिटिंग किया था उसमें बहुत श्रम किया गया था। और मैं समझता हूँ कि एल.पी. कसितोरी के बाद अगर बेली साहित्य के बारे में किसी ने इतने विद्वत्तापूर्ण ढंग से पाठालोचन किया, उसके बारे में उसकी विश्लेषण किया, तो वो भानावत जी ही थे। भानावत जी जैन दर्शन के भी विद्वान थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन के जो और अन्य क्षेत्र हो सकते हैं उनसे भी अपने जीवन मूल्यों को ग्रहण किया। कई बार जैन धर्म के बारे में यह कहा जाता है कि जैन धर्म में संसार क्लेशपूर्ण है, कष्टपूर्ण है, केवल इसको प्रचारित किया है, इससे जीवन के प्रति एक वीतराग दृष्टि पैदा होती है। जैन दर्शन की विमानता की और उन्होंने जैन दर्शन में जिन मूल्यों को प्रतिपादित किया गया था उनको आज के जीवन के साथ जोड़कर उनको उनकी सार्थकता को सिद्ध किया। उन्होंने जैन संस्कृति में राजस्थान के अवदान और जो पुस्तक लिखी वह बड़ा विद्वत्तापूर्ण प्रामाणिकरण है। तो भानावत जी ने इस प्रकार जैन दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में भी अपने गवेषणापूर्ण कार्यों से, अनुसंधान कार्यों से महत्वपूर्ण योगदान किया। नरेंद्र भानावत जी आपने देखा होगा कि बाहर से बहुत ही एक नाटक एक सामान्य व्यक्ति प्रसिद्ध था। उनका जो शारीरिक रूप था वो ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं था,
लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक प्रभाव मंडल था, बहुत ग्राहकों की एक बड़ी संख्या उनके जीवन काल में। इसकी प्रतीक मुझे पहली बार तब हुई जब यहाँ जयपुर में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। तो विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, सारे भारतवर्ष के प्राध्यापक हिंदी के यहाँ उपस्थित थे, विद्वान लोग थे, समीक्षक थे, रचनाकार थे। तो भानावत जी ने जिस कौशल के साथ उस आयोजन को किया, उससे उनकी संगठन शक्ति का बोध होता है। और पहली बार मुझे ये प्रतीत हुई कि भानावत जी बाहर से इतने सरल, इतने अनजूनी नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर एक असाधारण मानव इनके भीतर छिपा हुआ है और एक जबरदस्त इनके अंदर एक संगठन की शक्ति है। कई बार यह विचार मन में कुछ मित्रों को आता, हम और डॉक्टर पोपन्ना साहब कई बार इस बारे में चर्चा करते हैं। भानावत जी बाहर से ऐसा लगता था कई बार कि वे बहुत सरस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं, लेकिन जो लोग उनके व्यक्तित्व की भीतरी परतों से वाकिफ थे वो जानते हैं कि एक सात्विक आनंद की रसधारा उनके अंतर्मन में हमेशा बहती है। वे किसी प्रकार का उनके व्यवहार में, संभाषण में, उनके संवाद में हल्का फुल्का नहीं होता था और एक बात वैदिक उनकी वाणी में था और एक आनंद की रसधारा उनके अंतर्मन में हमेशा बहती है। मुझे हो गई है कि वो कई अर्थों में राजनेताओं से भी होड़ लगा रहे हैं अपने प्रतिस्पर्धा में, अपने मनोमालिन्य में, एक दूसरे पर आक्रमण करने में। तो ऐसे में इन संदर्भों में जब नरेंद्र भानावत जी के व्यक्तित्व को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा अजात शत्रु व्यक्तित्व मुझे साहित्य जगत में कोई दूसरा नजर नहीं आता। स्तंभित रह गया कि उनके कहीं कोई किसी प्रकार का पीड़ा का भाव कहीं चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ता था। जो कुछ अवश्यम भावी था उसको उनके विवेक ने स्वीकार कर लिया था। उनका विवेक ये जानता था कि इसकी जो व्याधि मुझे है उसकी परिणति क्या होने वाली है, लेकिन उन्होंने न अपने मनोबल को गिरने दिया और न अपने परिजनों के मनोबल को गिरने दिया। तो ऐसा साहसिक व्यक्ति, भीतर से इतना फौलादी, बाहर से इतना सरल, ये बहुत कम, ऐसा दुर्लभ संगम बहुत कम मिलता है। भानावत जी में वो संगम था और शायद इसीलिए हम आज उनके इतने प्रशंसक हैं और उनकी यहाँ पर उनकी स्मृति में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी सहधर्मिणी शांता भानावत जी के बारे में शायद बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि महज 8वें दर्जे तक वो पढ़ी थी जब वो भानावत जी की अर्धांगिनी बनी, लेकिन उन्होंने अपने श्रम से अक्षरों की आराधना को, शब्द की आराधना को, सरस्वती की उपासना को निरंतर जारी रखा और औपचारिक शिक्षा का जो कुछ भी उच्चतम शिखर हो सकता है वहां तक वो पहुंची। पीएचडी उन्होंने की, एमए करके उसके बाद उन्होंने धोलाबारू पर अपनी पीएचडी की, धोलाबारू के काव्य सौंदर्य पर। तो इस तरीके से अपने श्रम द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी बौद्धिक विलक्षणताओं के द्वारा उन्होंने भी एक असाधारण उपलब्धि ये प्राप्त की और उन महिलाओं के सामने भी एक उदाहरण रखा जिनको औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता। ग्रामीण अंचलों की ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको वहाँ अध्ययन की सुविधा नहीं होती, पढ़ने की सुविधा नहीं होती। तो श्रीमती शांता भानावत ने ऐसी स्त्रियों के समक्ष भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो भी उनका अनुकरण करके और किसी भी मंजिल तक पहुंच सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी ऊंचाई तक जा सकती हैं, जैसा कि उन्होंने किया। एक प्राध्यापिका के रूप में प्रारंभ करके वो महाविद्यालय की प्राचार्य बनी। श्रीमती भानावत भी अपने पति डॉक्टर नरेंद्र भानावत की तरह
अपनी छात्राओं शिक्षाओं के प्रति बहुत ही ममत्व